सन 2000 में मध्य प्रदेश से एक बड़ा टुकड़ा अलग हुआ और छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले के 3 साल में कांग्रेस ने सत्ता संभाली। अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुए और 2003 के बाद लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह ने कमान संभाली और 2018 के बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हुए और लंबे समय से छत्तीसगढ़ में काबिज भाजपा को जनता ने सिरे से नकार दिया और कांग्रेस को फिर से अपनी कमान सौंप दी। समय बीतता आया और 2022 में हम पहुंच गए। सरकार के अदल बदल होते और कई चीज़ों के बदलते 22 साल छत्तीसगढ़ को गुजर गए। छत्तीसगढ़ के 22 साल गुजर जाने के बाद इन 22 सालों में बस्तर के आदिवासियों की स्थिति कितनी बदली, इस पर बातचीत करेंगे। आज थोड़ी सी लंबी बातचीत होगी, विधिवत बातचीत होगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि कई दिनों से मैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में घूमता हूँ, देखता हूँ, स्थितियों को देखता हूँ, पहले से भी देखता सुनता आया हूँ और इस पर बातचीत की जाए। किससे बातचीत की जाए? तो मैंने एक व्यक्ति को चुना। व्यक्ति बहुत बड़े हैं और इनकी कहानी कभी आपको अलग से पूरी इत्मीनान से सुनाऊंगा। संक्षेप में इनको बता दूं कि किसी समय में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं और आज समाज सेवी के तौर पर अपने आप को ज़्यादा पहचाना जाना पसंद करते हैं ना दादा। समाज सेवी के तौर पर आदिवासियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते। मैं इनको देखा हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद मैंने देखा कि जब सिलगेर में, सारकेगुड़ा में आदिवासी सरकार के द्वारा किए गए जो हत्याकांड जो पुलिस जवानों के द्वारा की गई, उसके खिलाफ जो कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने शिरकत किया। अरविंद नेताम जी हैं, गूगल करेंगे तो विकीपीडिया में आपको इनके बारे में तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो अरविंद नेताम जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया है और कई उपलब्धियां हैं इनकी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इन 22 सालों में बस्तर में आदिवासियों की स्थिति को कैसे देखते हैं। हालांकि ये और पुराने से मध्य प्रदेश के समय से देखते आए हैं, लेकिन नए राज्य के गठन के बाद बस्तर के आदिवासियों की स्थिति, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2018 के बाद जब से कांग्रेस आई है, उसके बाद से एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन बहुत सारे बढ़ गए। इसके पहले तो केवल कई कांड हुआ करते थे, लेकिन अब उसके विरोध में आंदोलन। तो मैं चाह रहा था सर कि आप बताएं कि 22 सालों में आपने क्या देखा, आदिवासियों की स्थिति कहाँ से क्या पहले से बेहतर हुई या और बदतर हो गई? सरकार को देखने का नज़रिया कैसा है? तिवारी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने रखा है। और ये बस्तर का विकास का जो मामला है, ये केवल राज्य सरकार के लिए समस्या है ऐसा नहीं है। ये तो भारत सरकार के लिए भी है। हाँ, भारत सरकार भारत के लिए। सरकार के लिए भी है। कोई भी सरकारें रही हो। और ये बात तो साफ हो गई है कि आदिवासी समाज की विकास कैसा करना चाहिए, यही सरकार में कोई स्पष्ट पॉलिसी या नीति या एक सोच अभी तक के लगता नहीं। और आपने तो खुद ही यानी जवाब दे दिया कि भाई इतने आंदोलन हो रहे हैं बस्तर में। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि विकास के काम नहीं हुए हैं, हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक जो को यानी गुणात्मक विकास की जो बात होती है, यानी समाज में क्वालिटेटिव चेंज जो जिसको कहते हैं आदिवासी समाज में, वो कहीं सरकार के नज़र में वो ये है नहीं। और एक जो रूटीन होता रहता है कि हम स्कीम नए नए आ गए, एक सरकार आई तो अपना एक ने कार्यक्रम चला दिया, दूसरी सरकार आई तो दूसरे ने अपने चला दिया, पिछले वाले को बंद कर दिया। ठीक बात। तो ये इससे क्या है कि कुछ चीज़ें जो आधी अधूरी शुरू हो गई वहीं की बंद हो गई। सरकार बदल गई और नीति भी बदल गई। नीति भी बदल गई और कार्यक्रम अधूरे रह गए, तो उसका जो एक लाभ भी होना चाहिए था उसका लाभ मिला नहीं। और सभी सरकारों के साथ यही है। देखिए, आदिवासी इलाके बस्तर शरीर के इलाकों के लिए तो मेरा ऐसा सोच है, केवल बस्तर के आदिवासी समाज की नहीं, पूरी देश की आदिवासी समाज के लिए यानी
दूरगामी योजना या सोच बननी चाहिए। और इसमें एक बात और होनी चाहिए कि सभी देश के राजनीतिक पार्टी, सभी देश के। कि हाँ, देश के यानी देश के सभी राजनीतिक दल हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ। इस आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक मोटा फार्मूला तय कर लेना चाहिए। नहीं तो अब ये हो रहा है कि अब एक सरकार आई तो वो अपना उसकी नीति चला गया वापस, यानी बंद हो गया। दूसरी आई तो दूसरी शुरू कर। नीतिगत मामलों में मोटा मोटा नीतिगत मामलों में, ठीक। मोटा मोटा विकास के उसको लेकर के ये होना चाहिए, चाहे वो सरकार जाए चाहे आए या रहे, नीतियाँ यथावत वो हाँ होनी। यथावत रहनी चाहिए। और विकास के काम को जो मूल है, वो नींव है, वो में उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तब तो कुछ दिख सकता है, नहीं तो आजकल की स्थिति में सरकारें जो आती हैं जाती हैं या सोच है, चूँकि हमने तो बहुत साल तक के दिल्ली की राजनीति में रहा है, तो इसीलिए हमको आज की ही स्थिति में थोड़ा सा लगता है भाई कि क्या हो रहा है, कुछ समझ के बाहर है। अब चूँकि 20 साल तो हम ही ऑलमोस्ट राजनीति से दूर हो गए, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो जो भी टाइम है, अब चूँकि मूलतः मेरा परिवार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे आज भी समाज के बीच में काम करने का है, राजनीति से मेरी दूरी बढ़ गई। तो इसमें बहुत कुछ करने का है तिवारी जी, ऐसा नहीं है। और जो अब गंभीरता नहीं है। गंभीरता नहीं। अच्छा, पहले थी क्या गंभीरता? मतलब ऐसा है कि अब गंभीरता नहीं है कि पहले भी नहीं थी गंभीरता आदिवासियों को लेकर सरकार के नज़र में? देखिए, मैं एक रिजीम के बारे में तो कह सकता हूँ कि जब तक कि मैं पंडित जी नेहरू जी के समय तो रहा नहीं पार्लियामेंट में, जी। पर उनकी जो एक देश को और ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज के बारे में थोड़ी सी, पंचशील का सिद्धांत उन्हीं का है ना, जो बुनियाद है। मैंने चूंकि इंदिरा जी के साथ काम किया, तो इंदिरा जी के व्यक्तित्व में एक बात थी, वो पता नहीं कि आदिवासी क्षेत्र के और आदिवासी समाज के लिए संवेदनशील क्यों थी, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन थी ज़्यादा संवेदनशील। बहुत संवेदनशील थी। अच्छा। और किसी भी छोटे से छोटे मामले को अगर रखा जाता था और उसको कहीं जांच करवाती थी और लगता था कि हाँ इसमें कुछ दम है, तो एक्शन लेती थी तत्काल। तत्काल। तो ये अब वो बात नहीं है, अब वो संवेदनशीलता नहीं है। वो ख़त्म हो गया। अब तो बड़े बड़े इशू हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये वो रिजिम हमने देखा, जिसमें मैं आदिवासी इलाके के बारे में कह रहा हूँ कि कुछ अब भाई ट्राइबल सब प्लान उप योजना उसकी देन है। जी। और उसमें उस माध्यम से कोशिश की कि हम लोग की शिकायत थी 71 में जब पहले गए, तो ये जो पैसा आप सेंटर से देते हैं वो डाइवर्ट करते हैं राज्य सरकारें, दूसरे इलाके में जाता है, ये शिकायतें थी। तो उसने ट्राइबल सब प्लान उप योजना के उन्हीं के ने देन रही है कि जो 76 में कहे कि भाई वो पैसा डाइवर्ट नहीं होगा, पैसा डाइवर्ट नहीं होगा। डाइवर्ट नहीं होगा। और प्लान अलग बनाया गया था इन इलाकों के लिए, तो एक फोकस तो था। और उसके बाद तो फिर वो सारा ट्राइबल सब प्लान की भी ऐसी की तैसी हो गई। ठीक, इसी से मुझे एक किस्सा मुझे भी याद आ रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं हृदय जोशी सर। उन्होंने एक बार बताया था मुझे कि सन शायद 2012 की बात उन्होंने बताई या 10 की, सन में थोड़ा सा आगे पीछे, किरंदुल में जो खदान है एनएमडीसी की, वहाँ से जो सीएसआर मद निकलता है, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा, तो उन्होंने बताया कि उस समय का पूरा पैसा जो है वो बस्तर में, दंतेवाड़ा में ना खर्च होके, छत्तीसगढ़ में ना खर्च होके, उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में खर्च हुआ था, क्योंकि उस समय स्टील मिनिस्टर वहाँ के एमपी हुआ करते थे। तो इस तरह से यहाँ का पैसा पूरी तरह से बाराबांकी में डाइवर्ट कर दिया गया था। तो ऐसे कई केस होते होंगे कि बस्तर के पैसे अरे भाई, कहीं और। भोपाल हाँ, को सजाने में किए हैं, यहाँ का पैसा से। भोपाल को सजाने में किए हैं। अच्छा। तो ये बहुत से किस्से हैं, खोदेंगे हाँ, तिवारी तो जी ऐसे तो इतिहास में बहुत से कई मिलेगा। कई निकलेंगे। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो आपको याद होगा, पता नहीं छोटे रहे होंगे, जी, या पैदा भी नहीं हुआ पर था।
यानी देश के आदिवासी इलाके के दौरा किया, जी वो काफ़ी यानी गहन दौरा किया। और उसके बाद से एक प्रेस में कहा दिल्ली में जी कि हम 100 रुपये भेजते हैं हाँ तो मुश्किल से 15 रुपये पहुंचता हाँ, है। शायद उड़ीसा में उन्होंने कहा था। हाँ, यानी 15 रुपये पहुंचता हाँ, है। 100 रुपये में 15 रुपये पहुंचता है। देश का प्रधानमंत्री, नौजवान प्रधानमंत्री ये बात अगर कहता स्वीकार है कर रहा तो कहीं ना कहीं गंभीरता इस देश में होनी चाहिए होनी थी। चाहिए। पर उनके इस बयान के बाद से मुझे सरकार में कोई गंभीरता नजर नहीं आई, राज्य सरकारों में। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि 15 रुपये को भी कम कर दिया अब जाए। लोग नहीं, अब 15 रुपये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो जांच शोध का विषय है, शोध का शोध विषय का है, विषय है। शोध का विषय है। तो सवाल है कि देश के आदिवासी इलाके हो चाहे बस्तर हो, सबसे बड़ा जो चुनौती है वो भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार मैंने भी अपने जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग में नहीं, कई दफे देखा है। बहुत आप तो जंगल में खाक छानते हैं तो आप हमसे ज़्यादा आपको इन्हें अनुभव होगा। हाँ, और कि कई भ्रष्टाचार जो है कैसे एक से एक मिलेंगे जो अखबार पेपर में है और कहीं दिखता नहीं। और सवाल है कि अब उसकी अब कौन करेगा, उसकी समीक्षा कौन करेगा। अच्छा सर, जैसे मुझे ये लगता है कि जो आखिरी आदमी है या आखिरी आदिवासी है, उसे 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है कि वो अपने लिए कुछ कर सके, जिसमें वो करता है वोट देता है। वो अपनी इच्छा शक्ति से वोट देता है, किसी एक विधायक को या सांसद को चुनता है। तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जब इन लोगों ने उन्हें चुना है, जैसे मैं कभी देख रहा था कि मुचाकी कोसा हैं कुड़कानार कोड़ेनार का वहाँ सॉरी सुकमा जिले के, जो पहले सांसद बने थे, तो उनके घर में जब गया हुआ था तो मैं देखा उनके घर में आज भी झोपड़ी में उनका परिवार रहता है। और वेट्टी जोगा वो भी उसी गांव के हैं। उनके घर पे एक मोटरसाइकिल है और मोचाकी कोसा के घर में तो मोटरसाइकिल भी नहीं है आज भी, आज तक। जबकि उनके जो दादा हैं वो सांसद रहे, उनके पिताजी विधायक रहे, और उनके बच्चे आज पैदल घूम रहे हैं। ऐसे नेता भी हमारे बस्तर से रहे, और आज ऐसे नेता भी हैं कि जिनके अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं सुनता हूँ कि देश से बाहर भी उनकी संपत्ति है, बस्तर के ही नेता। तो क्या उन नेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती कि अधिकारी तो अपने मन से आते हैं, कई पहले तो बस्तर काला पानी की सज़ा माना जाता था अधिकारियों के लिए। जी हाँ। अब अलग बात है कि अब उनके लिए मज़े का केंद्र है, क्योंकि पैसे सबसे ज़्यादा बल्क में यहीं से मिलते हैं उन्हें। लेकिन जो नेता जो पैदा यहीं हुए, यहीं के आदिवासियों ने उनको वोट दिया, अपने बीच से उठाकर उन्हें सिरमौर चुना, तो वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाते? मुचाकी कोसा जैसे नेता अब क्यों नहीं बस्तर में पैदा होते, जो आज तक ईमानदारी की मिसाल के तौर पे मुझे लगता है चाहते तो भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है, पैसे तो उस समय भी रहे ही होंगे, उस हिसाब से कम रहे होंगे, लेकिन इतना तो रहा होगा कि मोटरसाइकिल खरीद ली उनका परिवार। तो ऐसे नेता, क्या लगता है आपको कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं यहाँ के आदिवासियों की स्थिति को बदहाल रखने के लिए? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी जिम्मेदार हैं और अच्छे काम के लिए भी जिम्मेदार हैं हाँ, और अन्य काम नहीं हुआ उसके लिए भी जिम्मेदार बिल्कुल। होते अच्छे हैं। काम का अगर श्रेय आपको मिलेगा। तो उसका भी है। हाँ पर सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले में और अब में जो बुनियादी फर्क हो गया तिवारी जी, कि पहले जो जनप्रतिनिधि होते थे वो समाज के प्रति समर्पित होते थे। जी और मुझे कांग्रेस पार्टी का याद है कि कांग्रेस पार्टी का जब चुनाव का टिकट बढ़ता था तो क्राइटेरिया उसमें एक एक चीज़ ये होता था कि उसकी समाज में कितनी पकड़ है, समाज में। समाज में। ठीक बात। ये क्राइटेरिया होता था कांग्रेस पार्टी में। अच्छा। और उस वजह से ही सोशल वर्कर जो होते थे, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हीं में से पिकअप किया जाता था। वो कांग्रेस में कितना उसका योगदान है वो उससे मतलब ही नहीं। उतना उतना मतलब नहीं होता था। पर लेकिन ये प्राइमरी इस पे हाँ, फोकस रहता माने था। समाज में उसकी हाँ, क्या पकड़ पकड़ होनी है? चाहिए। तो जो यानी जनप्रतिनिधि का समाज में पकड़ और सामाजिक कार्यकर्ता के आधार पे टिकट मिलता रहा हो, तो सामाजिक का सोच उसका अलग ही होगा समाज के प्रति। अब वो सोच नहीं है, अब वो सोच ही वो नहीं। क्राइटेरिया नहीं है। अब तो ये क्राइटेरिया हो गया कि मेरा चम्मच कौन होगा। मेरा चम्मच कौन होगा, कितने ज़्यादा आपके आसपास चाटुकार होंगे, और आप कितने ज़्यादा बड़े नेताओं के और होंगे। चमचों से आप उम्मीद नहीं कर सकते नहीं ना कर सकते। ठीक कि बात। वो समाज के हाँ, प्रति क्योंकि वो तो सोचे। स्वार्थवश है हाँ, ना। वो तो उनकी सोच ही अलग है ना। ठीक बात। ये बात तो मैं 98 में जब आखिरी ये हो रहा था चुनाव विधानसभा का मध्य प्रदेश का, तो एक एंथोनी ऑब्जर्वर थे, अच्छा। तो मेरे को बुलाए थे
चर्चा करने, सोनिया गांधी ने कही होंगी भाई इनसे भी चर्चा करो ट्राइबल एरिया के बारे में। तो एंथोनी जी अब केरल के अपोजिशन लीडर थे उस समय, हालांकि पार्लियामेंट में रहे, वहीं से गए थे। तो जब मैं गया केरल भवन में तो वैसे ही पूछा भाई कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ट्राइबल एरिया में टिकट बंटवारे की। मैं उसको मजाक में अंग्रेजी में कहा कि मैं कहा ये प्रश्न करके एंथोनी साहब क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, मेरा वो खराब समय भी कर रहा। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा मैं गंभीरता से कह रहा हूँ नेता जी, आप बड़ा लाइटली ले। मैं कहा नहीं, मैं भी गंभीरता से कह रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या गारंटी देंगे वो पालन होगा? पालन होगा, हाँ। नहीं, ये तो नहीं दे सकते। फिर क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे फादर 2 टर्म एमएलए रहे, वो कभी भोपाल और दिल्ली नहीं आए। वो कहते मैं भाई अकेला आदमी, मैं नेतागिरी नहीं करता, पर घर आके उसको टिकट ने तो लड़ना ही पड़ेगा, इसलिए कि प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक थे, समाज में पैठ थी। बैठ थी। तो मैंने कहा कि देखिए पहले ये होता था कि उसका समाज में कितनी पैठ है, पकड़ है, फिर कांग्रेस का कितना योगदान है। अब आप, मैं बता देता हूँ अब क्या हो रहा है। जितने मध्य प्रदेश के फैक्शनल लीडर है ना, सबका कोटा बांध दियो। 83 सीट आदिवासियों की है मध्य प्रदेश के असेंबली, सबका कोटा बांध दियो। शुक्ल बंधुओं का ही है कि अर्जुन सिंह का है, दिग्विजय सिंह का है, कमलनाथ का ही है कि माधवराव सिंधिया का है कि वोरा हाँ, जी सबके हिस्से में। वो सब हिस्से में बांध दिया हो। ये सारे नेता ये कार्यकर्ता नहीं चुनते, ये अपनी चम्मच चुनते हैं। चम्मच चुनते हैं, जो इन्हीं के साथ खड़े रहे। आप उम्मीद मत करिए फिर वो इन्हीं के होगा ना, पार्टी के तो गया। तो ये गिरावट है। तो ये बात जो आप जो कह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं अभी किसी को दोष देने की जरूरत है, वक्त के हिसाब से बहुत से परिवर्तन होता रहता है। हमने ब्यूरोक्रेसी में देखा है, ठीक बात, ठीक बात। ब्यूरोक्रेसी में भी देखा है, एक से एक यानी ब्यूरोक्रेट्स यानी धुरंधर लोग थे उस जमाने में, यानी देख के यानी प्रेरणा मिलती थी अफसरों से भी हाँ, कि ऐसे भी काम किया जाता काम है। करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छा, आज के नेताओं को भी अफसरों से प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भी भ्रष्टाचार किया जा सकता है। करोड़ों रुपए नेताओं के अधिकारियों के घर से निकलते हाँ, हैं। अब तो खैर अब तो यानी सबसे मजे में वही लोग हैं, सबसे मजे में। सबसे मजे अच्छा में। सर, आप तो इतना लंबा समय आपने उम्र का भी बिताया, राजनीति में भी बिताया, अब समाज सेवा, शुरुआत से समाज सेवा थी, राजनीति के बाद फिर अब समाज सेवा में। तो मेरा एक सवाल था कि आप अपने नज़रिए से थोड़ा सा ये बताएं कि आपने कुछ ऐसा बदलाव देखा है कि जो आखिरी आदिवासी, जो बस्तर की पहचान देश में ये रहा कि लंगोट पहन के ही आदिवासी चलता है, उसमें कोई परिवर्तन आपने देखा इतने सालों में? नहीं, जैसा पहले मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ, हुआ है थोड़ा बहुत। उसमें कुछ चीज़ उसका योगदान ये है, जैसे मनरेगा, मनरेगा में पैसा गांव वालों को चाहे कितने को मिला और कितने को नहीं मिला है, पर कुछ मिला। जी। और वन लेकिन उपज, भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ नहीं नहीं, मनरेगा में। वो तो उसका तो अरे छोड़ दीजिए, हाँ, पर वो ये लेकिन है जो कि मिल गया। हाँ ऐसा है कि मनरेगा में 100 काम दिखा रहे हैं, 85 को दे रहे हैं, तो ठीक बात। 50 का तो गया ना। हाँ, लेकिन जिन 50 को हाँ मिला हाँ, उनकी मिला बात। वो सर्कुलर। फिर दूसरी बात, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वन उपज के में भी थोड़ी सी यानी उनकी इनकम में एक बढ़ोतरी। मदद मिली है, मदद मिली है। फिर भी जैसा होना चाहिए, हम तो आज से नहीं शुरू से कहते रहे कि यही एक सेक्टर है जिसकी आज तक बाजार इस्टेब्लिश नहीं हो सका वन उपज का। इसीलिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा बहुत पर जो आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर से आप चले जाइए तो कुछ ही परसेंट को लाभ मिला है, पर आधा से ज़्यादा समाज के जो लोग हैं ना, वो भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं अपने संघर्ष कर रहे हैं। जीवन में कैसे ये करें। अच्छा सर, 2018 से यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत तरीके से कांग्रेस की सरकार है। अब चुनाव नज़दीकी है, मान के चलिए, अब चुनावी समीकरण बनना शुरू हो चुका है, एक तरीके से माहौल धीरे धीरे आ रहा है। इतने साल में जो 18 से आज 4 साल कांग्रेस की थी छत्तीसगढ़ में, आप कांग्रेस के, यहाँ पे खून में कांग्रेस है,
कितने संतुष्ट हैं अगर आप देखा जाए, क्योंकि अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मैं देखता हूँ आप आदिवासियों की तरफ ज़्यादा खड़े हैं। मैंने देखा है कई आपके बयान ऐसे भी आए हैं जिसको कांग्रेस के लोग ही पचा नहीं पाए हैं, कई चले। बार विरोध भी किए हैं, और उन्होंने आपके बयान के बाद बयान जारी किया है कि वो तो कुछ भी बोलते हैं। कई लोगों ने आपकी उम्र का तगाजा दे दिया, तो हाँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं जितना समझ पाता हूँ कि अगर मैं आपसे बैठा हूँ, तो आपको क्या लगता है इन 4 साल में कांग्रेस ने जो बस्तर के साथ किया, हम छत्तीसगढ़ पे नहीं जा रहे, जो बस्तर के साथ किया, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? और क्या करना चाहिए आदिवासी के लिए सरकार को? जैसे इंदिरा गांधी थी जो कांग्रेस आदिवासियों के लिए इतनी संवेदनशील थी, उन्हीं की कांग्रेस है। नहीं मैं एक ही उदाहरण आपको दे रहा हूँ। सिलगेर में गोलीकांड हुआ, जी। 4 लोग मारे गए, कोई उसमें जनप्रतिनिधि, 5 मारे गए टोटल। 5 मारे जी। गए, कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं गया। वो एक टीम बनाकर जो गए थे वहाँ। वो जांच की है। हाँ, जांच टीम गई। अच्छा, हाँ ठीक, संवेदना प्रकट करने नहीं, जांच की। मैं संवेदना की बात कर रहा हूँ। जी। और तिवारी जी, मेरे अपने कार्यकाल में उत्तर बस्तर में जितने भी कांग्रेस के वर्कर मारे गए नक्सलियों से, हाथ, ऐसा ही शायद ही कोई एक आध परिवार होगा जिसके यहाँ नहीं गया हूँ। अच्छा, हाँ, जिसके यहाँ नहीं गया हूँ। सभी के आप घर जाके हाँ संवेदना, हाँ, संवेदना उनके व्यक्त दुख में करके। आप सम्मिलित हाँ हुए। हाँ, नहीं भाई, अपना वर्कर ने ने, ठीक बात। ने, हाँ, आपकी ने ताकत। ताकत है। अब उसके ऐसे समय में नहीं जाए तो फिर तो ये फिर तो और कौन से समय का इंतजार किया तो जा मैं सकता है? ये एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आज के जो सिस्टम में जो भी है, चाहे सरकार में बैठे हों, विधायक हों, सांसद हों, कितने यानी गंभीर हैं, कितने समर्पित हैं, इसी से हम पता मापदंड मानते हैं। हाँ, मतलब एक बहुत छोटा सा बड़ा उदाहरण है बड़ा उदाहरण है। कि आप तो कितने संवेदनशील हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पेशा कानून बना 1996 में पार्लियामेंट में, हम्म। बहुत गंभीरता से पूरी यानी पार्लियामेंट में वहाँ और स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसकी नींव रखी थी पंचायती राज की, और इतना बढ़िया कानून बना है। और आज उसी कानून को 27 साल बाद जब रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए, तो उसको उसकी सारी ताकत को ख़त्म कर दिए, ठीक बात, उद्देश्य ही खत्म कर ख़त्म दिया। कर दिए। ये 2 उदाहरण आपके पास दे रहा हूँ, ये समझने के लिए काफ़ी है। बहुत है। और मैं ज़्यादा इस डिटेल में जाऊंगा तो महाभारत हो ठीक जाएगा। बात, ठीक बात। हालांकि अरविंद नेतान जी बोलने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, ये नहीं सोचते कि इनके बोल देने के बाद असर इनके नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। वजह इसके पीछे कई है। इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जिया है, और साथ ही साथ अब जब इन्हें लगा कि राजनीति से नहीं समाज सेवा से होगा, तब ये अपनी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर स्थिति परिस्थिति या उनकी विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हैं। मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनके बगल सोफे में बैठा हूँ इनकी चाय पिया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह से सारकेगुड़ा में जाके इन्होंने आदिवासियों के साथ मंच शेयर किया, और लगातार उसी कांग्रेस की सरकार को कोसा जिसके लगातार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कि अरविंद नेताम जी से बातचीत करने के लिए मुद्दे कई हैं। आज का मुद्दा बस ये था कि आदिवासियों की स्थिति पे, हालांकि हम बहुत विधिवत बातचीत नहीं किए हैं, अभी हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अरविंद नेताम जी से हम अभी कई चरणों में कई मुद्दों पे लंबी बातचीत करेंगे। अगर आपको लगे कि बातचीत महत्वपूर्ण है, बस्तर के आदिवासियों पे, आदिवासी क्या सोचते हैं इस पर हम बातचीत करते हैं, राजनीतिक दल राजनीतिज्ञ क्या सोचते हैं, क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर इस पर भी बातचीत होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।